तो नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास अध्याय 4 का ये चौथा वीडियो है। अंग्रेजों की मैसूर संबंध से एमसीक्यू स्ट्रेटेजी की ऑल एग्जाम में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बहुत कारगर साबित होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में मैसूर की पूर्ण विजय के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजा द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली की ब्रिटिश पियरजे में किस विशिष्ट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, मार्क्विस वेलेस्ली। देखिए, रिचर्ड वेलेस्ली को मैसूर जीतने की खुशी में मार्क्विस की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध उपाधि प्रदान की गई थी, मार्क्विस। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मैसूर की सहायक संधि 1799 के तहत कंपनी ने नए वाडियार राज से सुरक्षा के बदले वार्षिक रूप से कितने लाख रुपए का कर वसूलने के लिए तय किया था? तो ये था 24.5 लाख रुपए। यानी संधि के अनुसार मैसूर के आंतरिक और बाहरी रक्षा के बदले में राजा को 24.5 लाख रुपए वार्षिक कर किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश खजाने में जमा कराना पड़ेगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कर्नल फोर्ब्स के अनुसार यदि हैदर अली को फ्रांसीसियों का निरंतर नौसैनिक सहयोग मिल जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। हैदर अली की नौसैनिक कमजोरी किस युद्ध में उजागर हुई? यह हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश एडमिरल ह्यूरोज ने फ्रांसीसी जहाजों को रोक दिया था, जिससे हैदर को समुद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई। चलते आगे, अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने कृषि सुधारों के तहत बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड को खेती योग्य बनाने वाले किसानों को क्या विशेष प्रोत्साहन दिया था? तो ये दिया था, शुरुआती कुछ वर्षों के लिए भूमि कर में उनको पूर्ण रूप से छूट मिल गया था। देखिए, कृषि विस्तार के लिए टीपू ने बंजर जमीन जितने भी थे किसानों को एक कर अवकाश के रूप में उनको एक सुविधा दिया था, जो कि शुरू में उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, पहले कृषि को अच्छा उपजाऊ बना ले। चलते आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने टीपू सुल्तान के शासनकाल में एक विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया लिखा था, जो मैसूर इतिहास का मुख्य स्रोत बनाते? ये ऑप्शन ए सही है, कर्नल मार्क विल्स। देखिए, कर्नल मार्क विल्स ने का यह ग्रंथ दक्षिण भारत और विशेष रूप से मैसूर राज्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक ब्रिटिश दस्तावेज माना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता हथियाने से पहले हैदर अली ने 1749 में यानी 1749 में एक साधारण सैनिक के रूप में किस किले की घेराबंदी के दौरान अपनी असाधारण वीरता दिखाकर नंदराज का ध्यान अपनी ओर खींचा? ये ऑप्शन बी था, देवनहल्ली का किला। देखिए, देवनहल्ली फोर्ट, देखिए देवनहल्ली यानी बेंगलोर के पास है। ये घेराबंदी के दौरान हैदर अली के सैन्य कौशल को देखकर नंदराज ने उसे एक छोटी सैनिक टुकड़ी का कमांडर या नायक बना दिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हैदर अली ने अपने शासनकाल के दौरान मैसूर के पारंपरिक हिंदू राजा चित्त कृष्णराज वाडियार की मृत्यु के बाद किसे नया नाम मात्र का राजा घोषित किया था, जिससे जनता में विद्रोह न हो सके, जिसके कारण से? तो ये है नंदराज वाडियार। देखिए, हैदर अली के वाडियार वंश की परंपरा को बनाए रखा और 1700 हैदर अली ने क्या किया था? वाडियार राजवंश की परंपरा को बनाए रखा था और 1766 ईस्वी में नंदराज को नाम मात्र का सिंहासन पर बैठाए रखा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में शुरू होने से ठीक पहले अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ कौन सी गुप्त संधि की थी, जिसके तहत उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों को मिला और उन्होंने मैसूर पर हमले की योजना बनाई? ये था हैदराबाद की संधि 1766 में। देखिए, 1766 ईस्वी में हैदराबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने निजाम को हैदर अली के खिलाफ सैन्य सहायता देने का गुप्त वादा किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली के घुड़सवार दस्ते ने आरकाट के नवाब के किस भाई को पराजित कर कर्नाटक के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो यह है ऑप्शन बी, महफूज खां। देखिए, आरकाट के नवाब के भाई महफूज खां ने अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर अली के साथ हाथ मिला लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, 1768 ईस्वी में प्रथम युद्ध के बीच में ही बंबई प्रेसिडेंसी से आए अंग्रेजों के किस नौसैनिक कमांडर ने मैसूर के नियंत्रण वाले
मैंगलोर बंदरगाह पर अचानक हमला कर हैदर के जहाजों को नष्ट कर दिया था? तो यह है कैप्टन जॉन वाटसन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए द्वितीय वाटसन ने पश्चिमी तट से मैसूर को घेरने के लिए मंगलोर पर हमला किया था, लेकिन बाद में टीपू ने उन्हें वापस खदेड़ दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 की शुरुआत में हैदर अली ने कर्नाटक के मैदानों में प्रवेश करने के लिए पूर्वी घाट के किस प्रसिद्ध दर्रे का उपयोग किया था, जिससे अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं दिया? तो यह था चेंगामा दर्रा। देखिए हैदर अली ने चेंगामा दर्रे के रास्ते अचानक कर्नाटक के मैदान में अपनी सेना उतारी और आरकाट को पूरी तरह से घेर लिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने तंजावुर के युद्ध में किस ब्रिटिश कर्नल की पूरी टुकड़ी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, जो कर्नल बहली की हार के बाद दूसरा बड़ा झटका था? यह था कर्नल ब्राथवेट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए टीपू ने फ्रांसीसी कमांडर लाली की मदद से अनगुड़ी के पास कर्नल ब्राथवेट की सेना को चारों तरफ से घेर लिया था और वही आत्मसमर्पण किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतिम दौर में 1783 यानी मद्रास काउंसिल द्वारा टीपू के खिलाफ दक्षिण मोर्चे से किसे भेजा गया था, जिसने डिंडुगुल और पालघाट के किलों को जीत लिया था? तो ये थे कर्नल विलियम बुलार्टन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कर्नल बुलार्टन ने मैसूर के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से पर दबाव बनाने के लिए एक सफल सैन्य अभियान चलाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। 1784 की मंगलौर की संधि के वार्ताकार के रूप में टीपू सुल्तान की ओर से किस चतुर राजनीतिज्ञ मंत्री ने भाग लिया था, जिसने अंग्रेजों को रक्षात्मक रुख अपनाने को मजबूर कर दिया था? तो यह ऑप्शन बी होगा, गुलाम अली खां। देखिए टीपू के मुख्य राजदूत गुलाम अली खां ने लॉर्ड मैकार्टनी के साथ मिलकर मंगलोर संधि के मसौदे को अंतिम रूप दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1790 के प्रथम चरण में लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने से पहले मद्रास सेना के किस ब्रिटिश जनरल ने नेतृत्व में अंग्रेजों को मैसूर अभियान पूरी तरह विफल रहा? तो यह है जनरल विलियम मेडोज। देखिए जनरल मेडोज टीपू की गुरिल्ला युद्ध नीति से आगे टिक नहीं पाया। इसके बाद कॉर्नवालिस को स्वयं कमान संभालनी पड़ी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में पैदल सैनिकों के लिए मैनुअल के रूप में एक सैन्य नियम पुस्तिका तैयार करवाई थी। इस प्रसिद्ध सैन्य गाइड का आधिकारिक नाम क्या था? इसका नाम था फतह उल मुजाहिदीन। देखिए टीपू के निर्देश पर जैन उल आबदीन द्वारा लिखित फतह उल मुजाहिदीन में रॉकेट, आर्टरी और सैन्य अनुशासन के नियम थे, यानी ये सैनिक ड्रिल था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान के पारंपरिक तोल माप की प्रणालियों को बदलकर फ्रांस की तर्ज पर कौन सी आधुनिक प्रणाली अपने राज्य में लागू करने का प्रयास किया था? तो ये है मैट्रिक और दशमलव प्रणाली, यानी ऑप्शन ए सही होगा। टीपू ने अपनी सोच में आधुनिक रूप से परिपक्व था। उसने वजन और माप के लिए दशमलव प्रणाली का आधिकारिक पैमाना अपनाया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। 1789 यानी 1789 में टीपू सुल्तान ने फ्रांस के राजा लुई 16वें के दरबार में जो कूटनीतिक शिष्टमंडल भेजा था, उसका नेतृत्व किस मुख्य दूत ने किया था? तो वो किया था, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, मोहम्मद दरवेज खां। देखिए दरवेज खां के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल पेरिस गया था, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने वाइन यानी शराब और नशीले पदार्थ के व्यापार तथा उपभोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पीछे उसका प्राथमिक कारण क्या था? तो उसका कारण था नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करना। देखिए टीपू का मानना था कि नशाखोरी समाज को आर्थिक और नैतिक रूप से बर्बाद कर देता है, इसलिए उसने अपने राज्य में पूर्ण मद्य यानी शराब पीना निषेध कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान ने किस सूफी संत के प्रति अत्यधिक आदर व्यक्त करते हुए गुलबर्ग में उनकी दरगाह के लिए सोने के कड़े और मूल्यवान जागीरें दान की थी? तो यह है बंदा नवाब गेसु दराज, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए टीपू सुल्तान
सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज का बहुत बड़ा अनुयायी था और उनके दरबार को नियमित अनुदान यानी दान दिया करता था। चलते आगे, अगला प्रश्न। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान टीपू सुल्तान के खिलाफ बंबई प्रेसिडेंसी से आने वाला ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस जनरल ने किया था, जिसने पश्चिम की ओर से हमला किया था? ये है जनरल जेम्स स्टुअर्ट। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, मुख्य सेना का नेतृत्व जनरल हैरिस कर रहे थे, जबकि बंबई यानी पश्चिमी तट की सेना का कमान कौन कर रहा था? जनरल स्टुअर्ट के हाथों में था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के पतन के दौरान टीपू सुल्तान की किस मुख्य दीवान मंत्री पर अंग्रेजों से गुप्त रूप से मिलने और किले का गुप्त रास्ता बताने का गंभीर आरोप लगा था? ये था मीर सादिक। देखिए, इतिहास में मीर सादिक को टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने और अंतिम समय में रक्षकों को वेतन देने के बहाने दीवार को हटाने का जिम्मेदार माना गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान के पतन के बाद जब 1799 में वाडियार राजवंश के बालक राजा कृष्णराज तृतीय को गद्दी पर बैठाया गया, तो उसका संरक्षण करने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर का पहला चांसलर या रीजेंट जिससे नियुक्त किया था, वो कौन था? तो वह था दीवान पोडिया। देखिए, दीवान पोडिया को बालक राजा के प्रशासन यानी संरक्षक रीजेंट के रूप में पूर्ण शक्ति दी गई थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है। टीपू सुल्तान के न्याय विभाग को सल्तनत ए खुदादाद में किस नाम से जाना जाता था, जिसका प्रमुख सत्र ए अदालत होता था? तो ये है दीवान ए कजावत, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, टीपू के शासन में न्याय और अदालती मामलों के सर्वोच्च विभाग को दीवान ए कजावत या सत्र अदालत कहा जाता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। 1806 ईस्वी में टीपू सुल्तान के बेटों को प्रेरणा से वेल्लोर के किले में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला धार्मिक सैन्य विद्रोह हुआ था, उस समय मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए, 1806 ईस्वी में वेल्लोर विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग मद्रास के गवर्नर था, जिसे इस विद्रोह के बाद वापस बुला लिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।